Hello guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I am very happy to see you again in my session. तो आज के सेशन में हम लोग अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ये एक मॉडल डिस्कस किया था, बिजनेस साइकिल। आगे चल के ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अभी तो आपने सिर्फ इंट्रो करा था। हमने इसमें चार सेक्शन के बारे में डिस्कस किया था: बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने चारों बातें डिस्कस की थी लास्ट क्लास के अंदर। होप तो आप लोगों ने वो देख लिया होगा। अब इसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए, हमें ये बात पता है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं। पहले आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग समझिएगा। देखिए हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, तो पॉपुलेशन होती है हमारे पास। अभी अब जो पॉपुलेशन होती है ये जनरली दो पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, मतलब इसी पॉपुलेशन का कुछ लोग वो होते हैं जिनको आप वर्किंग पॉपुलेशन या वर्किंग लेबर या वर्किंग फोर्स कह सकते हो। ठीक है, या आप और आसान कर दो तो आप इसे वर्क फोर्स कहते हो। ठीक है, वर्क फोर्स का मतलब ये जैसे हमारी इंडिया में पॉपुलेशन 150 करोड़, 140 करोड़, ठीक है, 140 करोड़ है वैसे। तो उसमें से कितने नंबर ऑफ पीपल हैं जो काम करना चाहते हैं और जो काम कर रहे हैं। ठीक है, वर्क फोर्स। या और आसान कर दूं, वो लोग जो अ, काम कर सकते हैं, मतलब 14 ईयर या 15 ईयर से लेकर टिल 68 ईयर तक है। ठीक है, एक हमारा है ना ड्यूरेशन पता करना कि कितनी उम्र से लेकर कब तक के लोगों को वर्किंग फोर्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, वो लोग एक होते हैं नॉन वर्क फोर्स। अब नॉन वर्क फोर्स कौन से होते हैं? नॉन वर्क फोर्स वो होते हैं जिनको आप काम करने के लिए बोल भी नहीं सकते। ठीक है, जिनको हम काम करने के लिए बोल भी नहीं सकते, या फिर जो काम नहीं करना चाहते हैं अपनी मर्जी से। मान लीजिए कोई बीमार है, अब वो काम नहीं कर सकता बेचारा, या कोई छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, वो काम नहीं करेगा, या किसी की एज 80 साल है, वो काम नहीं करेगा। तो हम इनको जनरली वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देंगे, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अनएम्प्लॉयड, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। इतनी बात मुझे समझ में आती है आपको, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अब ये जो वर्कफोर्स होता है इसको भी हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए ये तो जरूरी है नहीं कि अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर 100 लोग हैं और 100 लोग कहते हैं कि हम काम कर सकते हैं तो सबको काम मिल जाएगा। नहीं, सबको काम नहीं मिलेगा। इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें काम मिलेगा, जिन्हें आप लेबर का नाम दोगे। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप काम नहीं मिलेगा लेकिन वर्किंग फोर्स का पार्ट होगा, जिन्हें आप अनएम्प्लॉयड का नाम दोगे। ठीक है, लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयड। अब इसको हम लोग लेटर सपोज जैसे लेबर बोल लो या एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो आप। जो बुक है वहां पे एम्प्लॉयड लिखा हुआ है, तो इसको आपने ई से डिनोट किया, इसे आपने यू से डिनोट किया, इसे आप लोगों ने एल बार से डिनोट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको आप अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से डिनोट कर रहे हो। कितनी बात समझ में आती है आपको मेरी? हम इस तरीके से लिखते हैं जैसे कि हमें पता है कि हमारी ये लेबर फोर्स होती है। ठीक है, लेबर फोर्स को हमने एल बार के नाम से डिनोट कर दिया, जैसे बताया मैंने आपको। एंड इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारी एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड ऐसे ही होता है। अब अगर मैं यहाँ से यू बार निकालना चाहूँ या अनएम्प्लॉयमेंट निकालना चाहूँ तो इट इज रिटन एज एल बार माइनस का एम्प्लॉयमेंट। अब क्योंकि मेरे को अगर रेट निकालना है, क्योंकि आगे चल के रेट की बात होगी, तो मैं अपने अनएम्प्लॉयमेंट को लेबर फोर्स से डिवाइड कर दूंगा। मतलब मुझे देखना है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितने लोग हैं। मैंने बोला जी 100 लोग हैं, 100 में से कितने लोगों को काम नहीं मिला। तो हमने बोला जी 43 पीपल को काम नहीं मिला, तो 43 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो परसेंटेज हो गया। तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम लोग, डेसिमल में रख लेंगे, बट सिंपल। तो इसका मतलब ये कि एल बार माइनस का ई जो है इसको भी तुम एल बार से डिवाइड कर दो, ये देन यू विल गेट 1 माइनस का ई अपॉन में एल बार। ठीक है, तो अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इसको आप नाम दोगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये जो स्मॉल यू है ना, दिस इज बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आगे चल के इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, तो इस चीज को आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखना। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या है? वो तो क्लियर हो गया क्या होता है, जो वो लोग जिनको काम नहीं मिला, एंड दे आर
बेसिकली विलिंग टू वर्क, दे वांट टू डू वर्क। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट था इसको मैं जनरल नाम दूंगा इनवॉलेंट्री। ये जो केन्स है उन्होंने इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करे, जैसे एडम स्मिथ और केन्स के मतलब केन्स के नजरिए में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता था। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में रखना। ये वाला जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये वॉलेंट्री है, या वाला जो है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब मैं काम करना तो चाहता हूँ, मुझे काम नहीं मिला। मैं तो करना चाहता हूँ बट मुझे काम नहीं मिल रहा है या नहीं मिला। ठीक है, तो वो आप लोग अपने माइंड में इनको इन सब चीजों को रखना। एक एक दो लाइनें लिख लेना जो रीडिंग में इससे रिलेटेड लिखी हुई हैं, क्योंकि इसका यूज कहाँ है। क्योंकि जब आप रेसेशन, देखिए जब आप रेसेशन की बात करते हो, ये रेसेशन, यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयमेंट कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे इसकी इसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है, लिखिएगा। रेसेशन आर यूजुअली accompanied by an increase in unemployment or number of people who are number of people who are available for work, who are available for work and are actively seeking work but cannot find jobs। ठीक है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन नहीं करो बट अनएम्प्लॉयमेंट की इंपॉर्टेंस को डिफाइन कर रहे हो। रेसेशन में ऐसी डिप्रेशन, ऐसी बूम में अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली हेडिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन्फ्लेशन। अब देखिए इन्फ्लेशन का कंसेप्ट भी आप समझ लीजिए। व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन एक्चुअली होता क्या है? देखिए आसान भाषा में देखें तो इट इज ओनली अ राइज इन प्राइस। कोई भी अगर प्राइस है उसमें अगर इंक्रीमेंट आ रहा है तो उसको आप इन्फ्लेशन बोलो। और आसान कर देते हैं, इट इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। ठीक है, जनरली हम लोगों को पता है कि मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस 2 पीरियड में चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे जैसे पी प्राइस ऑफ 2025 माइनस का प्राइस ऑफ 2020 अपॉन में प्राइस ऑफ 2020 मल्टीप्लाई बाय 100, देन यू विल गेट द सिंबल इज द, जैसे लिखेंगे तो हम लोग इन्फ्लेशन, बट बहुत जगहों पे आप इन्फ्लेशन को पाई के नाम से डिनोट करोगे। ठीक है, तो इट इज सिंपली द परसेंटेज increase in the average level of the prices over the number of years, that is called the inflation। या तो इंक्रीज या डिक्रीज, ध्यान रखना। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ही इन्फ्लेशन काउंट होगी। मतलब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूं, इफ पॉजिटिव, एंड इसको आप डिफ्लेशन भी कह सकते हो इफ नेगेटिव। समझ में आई मेरी बात? इफ पॉजिटिव इफ नेगेटिव, इसको जरा ठीक से लिख देता हूं मैं। क्लियर है? तो भूलने वाली बात तो नहीं है। अच्छा एक स्टेटमेंट लिख लो आप लोग मेरे साथ में। ठीक है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड लिखिएगा, द परसेंटेज द परसेंटेज इंक्रीज इन percentage increase in the average
level of prices over the years is called the inflation rate. ठीक है, अदरवाइज डिफ्लेशन, अदरवाइज डिफ्लेशन। क्लियर है मेरी बात आपको, समझ में आई? अब एक स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट है, इन्फ्लेशन व्हेन इन्फ्लेशन रेट रीच एक्सट्रीमली extremely high levels with price changing daily or hourly, then the economy tends to function poorly। ठीक है, then the economy tends to function poorly। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी आगे चल के मतलब आगे जब मैं कहता हूँ आगे चल के तो इसका मतलब अभी तो ये टॉपिक इंट्रो हुआ है, ठीक है, फिर जब ये स्टडीज और बढ़ेंगी आगे लेवल बढ़ेंगे तो वहां पर जाके यही वो पॉइंट्स होंगे जिन पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे जब एजेंडाज होते हैं किसी भी कंट्री में पॉलिटिशियंस के, तो उनके एजेंडाज में ये इन्फ्लेशन या महंगाई वाला इशू भी होता है, क्योंकि इन सबको पता है कि अगर महंगाई कंट्रोल नहीं होगी तो जो इकोनॉमी है ना उसका फंक्शनिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? चलिए परफेक्ट है। अगली हेडिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज इंटरनेशनल इकोनॉमी। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमी, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज इंटरनेशनल इकोनॉमी। देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करते हैं इकोनॉमी, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी दो प्रकार की होती है। वैसे तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, बट जनरलाइज बात करें तो एक तो हमारी इकोनॉमी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक हमारी इकोनॉमी होती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मीनिंग हो जाता है कि नेट एक्सपोर्ट जीरो होता है, और ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो का मीनिंग हो जाता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट माइनस का इंपोर्ट होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं, या तो ये जीरो होगा या ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के बीच में हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमी का टॉपिक कवर हो रहा है। अब देखिए पॉइंट ये है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ओपन इकोनॉमी, तो ओपन इकोनॉमी का मीनिंग हो जाता है कि हम लोग ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं या वर्ल्ड लेवल पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या हम एक फाइनेंशियल ट्रेडिंग मतलब अपने फाइनेंशियल ट्रेडिंग को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, हर तरीके से ट्रांजेक्शन को एक्सटेंड कर डोमेस्टिक ना होके इंटरनेशनल लेवल पे लेकर आ रहे हैं। और जब हम बात करते हैं क्लोज, तो इसका मतलब देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज और द टू नेशंस। ठीक है, अब कुछ इश्यूज हमारी इकोनॉमी के अंदर रहते हैं, पहले तो एक दो नोट लिखते जाओ मेरे साथ में। जैसे कि तुम कहते हो ओपन इकोनॉमी, तो इट इज बेसिकली द एक्सटेंशन और एक्सटेंसिव ट्रेडिंग, फाइनेंशियल रिलेशनशिप, फाइनेंशियल रिलेशनशिप। ठीक है, ये ओपन इकोनॉमी की बात। और जब तुम बात करते हो क्लोज्ड इकोनॉमी, तो क्लोज्ड इकोनॉमी का सिंपल मीनिंग वही है जो मैंने बता दिया है आपको, दैट इज नो इंटरेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नो
interaction with rest of the world of the world। यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर है, समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। अच्छा, क्योंकि हम लोग इश्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या होती है, तो अगर मैं जनरली आपसे इशू डिस्कस करूं कि इशू क्या है हमारी इकोनॉमी में, तो इश्यूज आर द ट्रेड इम्बैलेंसेस, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमी का मतलब ट्रेड ही होता है, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज का हो, चाहे, ठीक है, या फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर हो, कहीं ना कहीं ट्रेड है, और वो ट्रेड इम्बैलेंस है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और ये ट्रेड इम्बैलेंसनेस है, ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है, इसका मतलब यही हो सकता है कि दो बातें फ्रेमवर्क हो सकती हैं यहाँ पे, या तो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब ट्रेड डेफिसिट है, या फिर ट्रेड सरप्लस है। ओके, मतलब दो ही बातें फ्रेमवर्क में यहाँ पे आ सकती हैं, या तो ट्रेड डेफिसिट है या फिर ट्रेड सरप्लस है, दूसरी कोई बात नहीं। अब जब तुम कहते हो ट्रेड डेफिसिट, तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब हो जाता है दैट इज इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। और जब तुम कहते हो ट्रेड सरप्लस, तो इसका मीनिंग हो जाता है इंपोर्ट इज लेस देन एक्सपोर्ट। ओके, ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से। तो दीज आर दी फ्यू थिंग जो हमने अभी अपनी क्लास के अंदर कवर करा। अब देखिए, हमारी इकोनॉमी में सब कुछ सही चल रहा होता है। अब आपको क्या लगता है कि क्या कोई इकोनॉमी का कोई भी इम्बैलेंस करेक्ट नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमने जनरली बहुत सारी इश्यूज की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक बार शॉर्ट में आपको रिकॉल करवाऊं, तो देर आर सम इश्यूज दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, दैट लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ एक इशू रहता है, बिजनेस साइकिल एक इशू रहता है, ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू रहता है, इन्फ्लेशन एक इशू रहता है, इंटरनेशनल इकोनॉमी जिसके अंदर ट्रेड इम्बैलेंस इश्यूज रहते हैं। तो होता क्या है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर दो प्रकार के हमारी पॉलिसीज होती हैं। एक हम पॉलिसी कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। अभी पहले सुन लो, लिखवाऊंगा। फिस्कल पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट के थ्रू होती है, मतलब गवर्नमेंट जिन गवर्नमेंट जिन टूल्स को इस्तेमाल करता है, उन टूल्स को जिस पॉलिसी का नाम देते हो उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हो। ऐसी सेंट्रल बैंक जिन टूल को इस्तेमाल करता है, उस सिस्टम को आप मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हो, जितने भी इश्यूज हैं उनको करेक्ट करने के लिए। ओके विद दैट, तो अब जनरली मैं जो आपको हेडिंग से शुरुआत कर रहा हूँ, दैट व्हाट यू राइट हियर विद मी, दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट यू नीड टू राइट विद मी, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, लिखिएगा मेरे साथ में। अ नेशन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, a nation's economic performance depends on many factors, including its natural and human resources, as well as technology, ठीक है। Also, economic choices made by its citizens, both individually and collectively, individually and collectively, okay। अब पॉलिसीज की अगर बात करता हूँ, तो मैंने बताया दो प्रकार की पॉलिसीज होती है। जैसे एक होगी हमारे सामने फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, एक सबसे पहली पॉलिसी होगी हमारे पास में, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या हो जाता है, देयर आर टू थिंग्स।
नंबर वन मतलब जो मैं कहता हूँ ना टूल्स, दो हो गए, एक तो हो गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सबसे पहले पॉलिसी, और एक हो गया टैक्सेस। देखिए टैक्सेस पॉजिटिव भी हो सकता है, उसे आप सब्सिडी बोलोगे, ठीक है। टैक्सेस कैन बी पॉजिटिव, जिसको आप फिर सब्सिडी का नाम दोगे। इतनी बात मेरी समझ में आती है आप लोगों को अच्छे से, बढ़िया से। और एक हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। दैट अब यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज द मनी सप्लाई। एक मनी सप्लाई जो है ना, फिलहाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। हम लोग अभी आगे चल के डिस्कस डिस्कस करेंगे कि अगर हमें फिजिकल पॉलिसी, मतलब फिजिकल पॉलिसी इम्पैक्ट देखना है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस को देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट देखना है तो मनी सप्लाई को हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है वो दो प्रकार, इन्हीं सब चीजों को यूज करने के बाद भी, या इन्हीं सब चीजों को यूज करने के इम्पोर्टेंस क्यों होती है, क्योंकि वी आर फेसिंग द डेफिसिट, ठीक है। अच्छा, एक टर्म होता है अगर हम लोग देखिए, दो प्रकार के डेफिसिट होते हैं, अगर आपने कभी सुना हो। एक होता है बजट डेफिसिट और एक होता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट, एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट, सो इम्पोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, तो ट्रेड डेफिसिट होता है। एक होता है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट किसे कहते हैं, यहाँ पे हमारे एक्सपेंसिव ज्यादा होते हैं, रेवेन्यूज कम होते हैं। तो वी आर बेसिकली फेसेस टू डेफिसिट, तो ठीक है। एक नाम देते हैं हम लोग ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट का मतलब हो जाता है दैट इज जब हम इकोनॉमी के अंदर ट्रेड डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट। आपको पता है बजट डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखिए ये जो मैंने लिखा था ना यहाँ पे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। ये जो लिखे पड़े मैंने टैक्सेस, ये गवर्नमेंट के रेवेन्यूज होते हैं, ठीक है। तो अब अगर जो रेवेन्यू है वो खर्चों से, एक्सपेंडिचर से कम है, यानी खर्चे ज्यादा है रेवेन्यू कम है, तो वो होता है बजट डेफिसिट। एक होता है ट्रेड डेफिसिट, जिसमें इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तो ट्रेड डेफिसिट है। अब ये दोनों डेफिसिट इकोनॉमी को प्रॉब्लम तो करते हैं, लेकिन अगर ये दोनों डेफिसिट सेम ही टाइम में अगर आ जाएं, एट अ सेम टाइम, तो उसको हम कहते हैं ट्विन डेफिसिट। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? क्या कहते हैं हम उसे नाम देते हैं ट्विन डेफिसिट। तो एक बार लिख लीजिएगा, that is when the economy face budget deficit and trade deficit at a same time, then it is known as twin deficit। याद रहेंगे मेरी बातें आपको? अब यहाँ के बाद एक कंसर्न शुरू होता है कि ठीक है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग अपनी इकोनॉमी के अंदर फेस कर रहे हैं, तो अब ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम प्लम्बर को तो बुलाएंगे नहीं, कारपेंटर को तो बुलाएंगे नहीं। ऐसा होता है ना कि प्रॉब्लम क्या है और कौन आके इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो वी जनरली कॉल आउट, किसको कॉल आउट करेंगे हम लोग, किसको बुलाएंगे, वी बेसिकली कॉल द इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स, आपको क्या लगता है इकोनॉमिक्स एक ही प्रकार की होते हैं? नहीं, जैसे जैसे कोई वर्कर की स्पेशलाइजेशन अलग अलग होती है ना, हर वर्कर की, ऐसे इकोनॉमिक्स की भी स्पेशलाइजेशन। जैसे साइंटिस्ट है, अब तुम हर किसी को साइंटिस्ट थोड़ी बोल सकते हो, उनकी फील्ड्स है ऐसी। इकोनॉमिक्स भी अलग अलग होता है, ऐसी होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगली जो हेडिंग हमारी यहाँ पे आएगी, अब लिखते रहना मेरे साथ में, दैट हेडिंग को मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कस करूँ, दैट इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स डू। ये हेडिंग के तौर पे लिखना, व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स डू। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो जाता है, वो पर्सन जो थोड़ी सी इकोनॉमिक्स जानता है, थोड़ी ज्यादा जानते हैं, और वो उनको नॉलेज है दैट हाउ टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे उनको फोरकास्टिंग करनी आती है, तो फोरकास्टिंग करेंगे, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है, डेटा, उसको एनालाइज करेंगे, और जो अगर रिसर्च रिक्वायरमेंट, तो बेसिक रिसर्च भी यहाँ पे करेंगे, डेटा डेवलप करेंगे गवर्नमेंट के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जनरली प्राइवेट बिजनेसेस के लिए। एक एक हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि सर हमने जैसे इकोनॉमिक्स में
यूजी पीजी कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी उनके लिए डेटा पे वर्क करोगे, आप एनालिस्ट बनोगे, ठीक है। अभी हमारे एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, मतलब वो यूजी मेरे से पढ़े, एंट्रेंस मेरे से पढ़े, और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ईयर मेरे से पढ़े। अब एक वो बैंक, मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, ठीक है, वरना तुम मुझे काम बता दोगे सर उस बैंक में मेरा काम है। एक बैंक है, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक देखे ना, वो उस बैंक में चीफ इकोनॉमिक्स थे, मतलब एज एन इकोनॉमिक्स थे। अब मैं उनका काम बता देता हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि उनका काम क्या है। एक दिन आए थे तो बताया था उन्होंने कि सर हमारा काम होता है कि जो हमारे बैंक में पैसा जमा हो रहा है, ठीक है, जो आ रहा है, ऑब्वियस बात है हम उसे इन्वेस्ट करेंगे, तो हम उन्हें कहाँ का इन्वेस्ट करें, और मतलब मोटे मोटे तौर पर समझाया था उसने, बाकी तो डिटेल तो कुछ और ही है, कहाँ का इन्वेस्ट करें। और ये जो कमोडिटी मार्केट होती है, ये जो है ना, ई मार्केट होती है, हमारा स्टॉक, इक्विटीज, ये वो जो भी चीजें होती हैं एज इन्वेस्टमेंट, तो फिर वो मेरे पास पूरा कंट्रोल होता है कि मैं बताऊंगा इतने हजार करोड़ कहाँ लगने हैं। मतलब कितना प्राउड की बात है मेरे लिए। तो मेरा स्टूडेंट ऐसे ऐसे कुछ स्टूडेंट अलग हैं कहीं कहीं, तो वो इकोनॉमिक्स वो करते हैं बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम, ठीक है। यहाँ पे मेरी बात समझ में आ गई, तो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग लिखिएगा अब यहाँ पे, दैट लिखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज like forecasting, analysis, basic research, and data development for government, data development for government and for non-profit non-profit organization, and private business और private sector। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को अच्छे से बढ़िया से, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आप अपने माइंड में फ्रेमवर्क क्लियर रखिएगा, एंड इन्हीं सब चीजों के लिए अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ हम इकोनॉमिक थ्योरीज को यूज करेंगे, ठीक है। वी जनरली फोकस्ड ऑन सम इकोनॉमिक थ्योरीज। इकोनॉमिक थ्योरीज बेसिकली व्हाट, क्या होती है इकोनॉमिक थ्योरी? इकोनॉमिक थ्योरी हमारे जनरली एक सेट ऑफ आइडियाज होते हैं जिन्हें हमें ऑर्गेनाइज करना होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे नॉलेज है, जैसे एग्जांपल आप लोग पढ़ते हो, आपको डिमांड फंक्शंस की नॉलेज होगी, आपको प्रॉफिट फंक्शन की नॉलेज होगी, आपको प्रोडक्शन फंक्शन की नॉलेज होगी, ठीक है। फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट की नॉलेज होगी, इन्फ्लेशन की नॉलेज होगी, आपको मान लीजिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग है। फिर जब आप जॉब पर जाओगे, आप अपने वर्क प्लेस पर जाओगे, तो उन सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा करके आप उनको यूज करोगे, दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक थ्योरीज, ठीक है। और उन इकोनॉमिक थ्योरीज को यूज करके यू जनरली यूज सम थिंग्स, एंड नो डाउट यू नीड टू यूज सम अजम्पशंस, ठीक है। तो कुछ चीजें जो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे करनी होगी, तो दीज आर दी नोन एज द इकोनॉमिक थ्योरीज। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई आपको मेरी अच्छे से बढ़िया से, ठीक है। चलो अब एक कंसर्न यहाँ पे हमारे साथ में आता है, दैट हम लोग का मानना इधर ऐसा रहता है दैट कि कुछ इकोनॉमिक्स है, या कुछ इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, कुछ चीजों पे वो एग्री करती है, कुछ चीजों पे वो डिसएग्री करती है। हेडिंग लिखना है मेरे साथ में, दैट व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसएग्री, ठीक है, देखिएगा। हियर वी डिस्कस द डिसएग्रीमेंट
Here we discuss the disagreement of macroeconomics by drawing the important distinction between positive and normative analysis of economic policy। ठीक है, अब देखिए दो टर्म समझना, एक मैंने यहाँ पे रखा है पॉजिटिव और एक रखा मैंने नॉर्मेटिव। अब इन दोनों के बहुत बेसिक मीनिंग आप रखना। देखिए नॉर्मेटिव का मतलब हो जाता है कि ठीक है, अब पॉजिटिव एनालिसिस एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आप लोग अपने माइंड में रखना। तो आज की क्लास हम लोग इतना रखते हैं। ओके, और अब हम लोग अगली क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से शुरू करेंगे, दैट इज क्लासिकल वर्सेस केन्स। हम लोग यहाँ से अप्रोच डिस्कस करेंगे क्लासिकल और केन्स की। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ पे चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।